Hi, my dear friends. We are live now. This is Sonu sir. Now we are reading a story. चलिए ठीक है, जानते हैं एक स्टोरी के बारे में। स्टोरी बड़ी प्यारी सी है, द डिसाइपल्स फेथ, यानी कि एक स्टूडेंट की आस्था। तो वो जो स्टूडेंट की जो आस्था है, यानी कि जो डिसाइपल्स की जो आस्था है, वो किस तरह से काम करती है, चलिए देखते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, लॉर्ड बुद्धा यूज टू गिव, यानी कि जो लॉर्ड बुद्धा है, भगवान जो बुद्ध है, यूज टू यानी कि वो दिया करते। देखिए यहाँ पर ये यूज टू का यूज़ किया गया है। यूज टू का यूज़ हम तब करते हैं जब पास्ट में कोई एक ऐसा काम जो बहुत लंबे समय तक हुआ हो पर वो अब नहीं होता है, उसको हम लोग यूज टू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सेंटेंस बड़ा प्यारा बनाया गया है। लॉर्ड बुद्धा यूज टू गिव, यानी कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो दिया करते थे। क्या दिया करते थे? सरमन्स। सरमन्स का मतलब होता है उपदेश। वो उपदेश दिया करते थे टू हिज डिसाइपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट्स को यानी कि अपने छात्रों को वो उपदेश दिया करते थे इन आ मोनेस्ट्री। कहाँ पर? यानी कि मठ में। वन डे, एक दिन, वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, यानी कि बहुत सारे छात्रों में से, देखिए वन ऑफ द का यूज़ तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक में से हम किसी एक की बात करते हैं, तब हम लोग वन ऑफ द का यूज़ करते हैं। याद रखेंगे, वन ऑफ द की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद जो हम नाउन लगाने वाले हैं वो तो प्लूरल होगा, पर उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर यूज़ की जाएगी, है ना। चलिए ठीक, जैसे मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ, कुछ करके दिखाता हूँ, ज़रा इसको समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ वन ऑफ द के बाद जो नाउन मैं लगाऊंगा उसको आप प्लूरल करेंगे माय डियर। उसके बाद जो आप वर्ब लगाने जा रहे हैं उसको आप सिंगुलर लगाएंगे। इस स्ट्रक्चर का इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ में आया। चलिए ठीक, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द, जस्ट अ मिनट। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, हाँ ये लिखा हुआ है वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, यानी कि उनका जो बहुत सारे स्टूडेंट थे, यानी कि उनके बहुत सारे जो छात्र थे, उसमें से एक छात्र हु वॉज कमिंग, यानी कि वो जो आ रहा था टू द मोनेस्ट्री, यानी कि मठ के लिए जो आ रहा था, टू हियर द सर्मन्स, यानी कि उपदेशों को सुनने के लिए। गॉट लेट, वो एक तरीके से लेट हो गया। ऑन द वे, रास्ते में। ही हैड टू क्रॉस अ रिवर, यानी कि उसको नदी को पार करना था। बट ड्यू टू बीइंग लेट, यानी कि लेट होने के कारण, ही मिस्ड द बोट, यानी कि उससे उसकी बोट जो थी वो छूट गई। द डिसाइपल वॉज सो एंग्रॉस्ड, है ना। एंग्रॉस्ड की अगर बात करें तो मतलब इसको यूज़ किया जाता है मगन होने के लिए या लीन होने के लिए, या किसी चीज़ को इतना ज़्यादा तहे दिल से उसमें डूब जाना, है ना। तो जो डिसाइपल था वो बहुत ज़्यादा मगन हो गया या लीन था इन द बुद्धास थॉट्स, यानी कि बुद्ध के विचारों में वो बहुत ज़्यादा लीन था। डैट अननोइंगली ही स्टैप्ड इनटू द रिवर, यानी कि अनजाने में ही स्टैप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में आगे बढ़ गया, है ना। ही केप्ट सेइंग टू हिमसेल्फ, यानी कि उसने कहा, वो लगातार कहता रहा अपने आप को, आई डोंट वांट टू मिस, है ना, मैं आई डोंट वांट टू मिस लॉर्ड बुद्धा सरमन्स, यानी कि मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ लॉर्ड बुद्धा के सरमन्स, यानी कि इन उपदेशों को, यानी कि वो अपने मनी मन लॉर्ड बुद्धा के जो उपदेश थे उसको दोहराता रहा और वो इस चीज़ को कहता रहा अपने आप से, है ना, लगातार। ही कैप्ट, यानी कि वो लगातार, वॉकिंग का मतलब चलता रहा, एंड वॉकिंग, वो लगातार चलता रहा। हिज थॉट्स, उसका जो विचार था, वॉज ओनली ऑन लॉर्ड बुद्धा, यानी कि वो उसके जो विचार थे सिर्फ लॉर्ड बुद्धा के साथ ही थे, यानी लॉर्ड बुद्धा के ऊपर वो सोच रहा था लगातार, है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है सडनली, अचानक, व्हेन, जब, ही वॉज इन द मिडल ऑफ द रिवर, जब वो
कहाँ था? नदी के बिल्कुल बीचों बीच था। ही रियलाइज, देखिए फिर से इसने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है ना। इसका मतलब पूरी जो घटना हम लोग बताने जा रहे हैं वो पास्ट में बता रहे हैं, है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट है। ही रियलाइज, उसने ये महसूस किया, डैट ही वॉज वेस्ट डीप इन वाटर, यानी कि वो कमर तक पानी में डूबा हुआ है। आगे देखिए, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कमर तक उसके पानी है। हिज कंसंट्रेशन, उसका जो कंसंट्रेशन था यानी कि उसकी जो एकाग्रता थी, ब्रोक, पूरी तरह से टूट चुकी थी, है ना। एंड ही स्टार्टेड पैनिकिंग, है ना, वो घबराना उसने शुरू कर दिया, यानी कि वो घबरा रहा था, है ना। देन उसके बाद वंस अगेन, फिर से, ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, उसने फिर से लॉर्ड बुद्धा के बारे में सोचना स्टार्ट किया। स्लोली, धीरे धीरे, ऑल हिज फियर वैनिस्ड, यानी कि उसका जो पूरा जो डर था, वैनिस्ड, वैनिस्ड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना, उसका जो डर था पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है ये लो, या फिर एक सरप्राइज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद क्या हुआ? ही क्रॉस्ड, उसने क्रॉस किया द रिवर, रिवर को उसने क्रॉस किया विदाउट एनी हैसल, है ना, यानी कि उसने पूरी रिवर को बिना किसी अवरोध के, है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के या किसी परेशानी के उसने उस रिवर को क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया। ही रीच्ड, वो पहुंच गया, द मोनेस्ट्री, है ना, यानी कि अपने मठ वो पहुंच गया। एंड टोल्ड एवरीवन, और उसने वो जो भी उसके साथ हुआ वो सारी चीज़ उसने हर किसी को बताई, प्रत्येक को बताई। अबाउट हाउ हिज फेथ, यानी कि किस तरह से उसकी जो आस्था थी, इन बुद्धा, यानी कि बुद्ध भगवान में, हैड हेल्प्ड हिम, यानी कि उसकी आस्था ने किस तरह से उसकी मदद की। ये सारी चीज़ें उसने अपने जो वहाँ उसके फॉलोअर्स, ये कह सकते हैं कि उसके जो क्लासमेट थे, है ना, उसने सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर बताया। चलिए ठीक है, अभी हम लोग कुछ वोकैबुलरीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि डिसाइपल, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, ये रहा। डिसाइपल का मतलब है शिष्य, आप लिखते जाइए फटाफट से। डिसाइपल का मतलब शिष्य होता है ना। अगला वर्ड है फेथ, फेथ का मतलब होता है आस्था। लॉर्ड, लॉर्ड भगवान के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है ना। सरमन्स, सरमन्स की अगर बात करें, सरमन्स का मतलब होता है उपदेश। आगे लिखा हुआ यहाँ पर मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का लिखेंगे हम लोग फटाफट से मठ। पेन और कॉपी ले लीजिए, जल्दी जल्दी से लिखते जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। आगे लिखा हुआ है एंग्रॉस्ड, है ना, एंग्रॉस्ड ये रहा, है ना। एंग्रॉस्ड का मतलब होता है मगन होना या लीन होना या किसी चीज़ में डूब जाना, ठीक। अगला वर्ड है स्टेप, स्टेप का मतलब होता है आगे बढ़ना, है ना। अगला जो वर्ड है वो है वेस्ट, वेस्ट को बोलते हैं कंबर, यही होगा, ये रहा, है ना। आगे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता। अगला वर्ड है पैनिक, है ना, पैनिक का मतलब होता है घबराना। वैनिस्ड, वैनिस्ड का मतलब होता है एक तरह से गायब हो जाना या ख़त्म हो जाना, है ना। अगला वर्ड है हेज़ल, हेज़ल का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, रुकावटें, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाय माय डियर फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ, दिस इज़ सोनू सर। नाउ वी आर रीडिंग अ स्टोरी। चलिए एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, उसको जानते हैं। द टॉकिंग डियर, यानी कि एक बात करने वाला हिरन, है ना। देखिए लिखा हुआ है वंस, एक बार, अ डियर लिव्ड डीप इन द जंगल, यानी कि एक डियर था, एक हिरन था, वो एक घने जंगल में रहता था, है ना। बट ही वॉज नो ऑर्डिनरी डियर, वो कोई साधारण हिरन नहीं था। फॉर ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंड वाइस, और बहुत ज़्यादा वाइस था, बुद्धिमान था। एंड स्पोक लाइक अ ह्यूमन, वो एक मानव की तरह बोलता था। वन डे, एक दिन, अ किंग, एक राजा, हु वॉज हंटिंग, यानी कि जो कि शिकार कर रहा था। क्या कर रहा था? शिकार कर रहा था। सो दिस डियर, है ना, उसने उस हिरन को देखा। द डियर सॉ, जो डियर था उसने देखा, द किंग, उस राजा को, है ना, एमिंग हिज बो एंड एरो एट हिम,
यानी कि धनुष के साथ बाण को ताने हुए अपने आप को लक्ष्य बनाते हुए ये जो पूरा दृश्य था वो देखा किसने? डियर ने। किसके लिए ये बोल रहा है? वो किंग के लिए बोल रहा है। ही स्टार्टेड रनिंग, उसने क्या कर दिया? यानी कि स्टार्ट कर दिया दौड़ना। यहाँ पर जो ही का जो यूज़ किया जा रहा है वो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? डियर के लिए। तो डियर दौड़ना स्टार्ट किया। द किंग फॉलोड हिम, और जो राजा था उसने उसको फॉलो किया, यानी कि वो उसके पीछे उसका पीछा करने लगा। हिम का मतलब वो जो डियर है। इन हॉट परस्यूट का मतलब बहुत तेजी से। द किंग वॉज सो बेंट ऑन चैसिंग द डियर, यानी कि जो राजा था वो पूरी तरह से तुला हुआ था उसका पीछा करने में, द डियर का पीछा करने में, डैट ही डिड नॉट नोटिस, उसने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। देखिए डिड बता रहा है पास्ट के बारे में, और जब पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम लोग बात करते हैं और जब हम वहाँ पर डिड का यूज़ करते हैं और सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो हम डिड का यूज़ करने के साथ साथ नॉट का भी यूज़ करते हैं, है ना। और याद रखिएगा जब हम डिड का यूज़ कर रहे हैं तो आप सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तब हम लोग पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना। पर यदि डिड की अगर बात करें, डिड आ जाएगा तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है ना। ही डिड नॉट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया। क्या नोटिस नहीं किया? अ ग्रेट हॉलो, है ना, यानी कि एक बहुत बड़ा गड्ढा को उसने क्या नहीं किया? नोटिस नहीं किया। इन द अर्थ, जो कि एक धरती पर था, है ना। द डियर जम्प्ड, जो डियर था वो तो जंप कर गया। देखिए ईडी इसमें भी लगाया, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। जो डियर था वो जंप कर गया इजीली, बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से वो जंप कर गया। ओवर इट, ओवर का यूज का मतलब उस गड्ढे के ऊपर से वो इजीली उसको क्या कर गया? पार कर गया, है ना। आगे लिखा हुआ है बट द किंग फेल इनटू इट, जो राजा था वो उसमें गिर गया। द डियर सॉ दिस, डियर ने यानी कि जो हिरन था उसने ये सारी चीज़ देखी, है ना। आगे लिखा हुआ है मूव्ड बाय कंपैशन, है ना, यानी कि अपनी दया से प्रेरित होकर। ही डिसाइडेड, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। अगर ये यहाँ पर पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाता तो उसमें डिड नॉट लगता, फिर यहाँ डिसाइड आता, परंतु इसने ये पॉजिटिव सेंटेंस लगाया है। देखिए ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू हेल्प, मदद करने के लिए, किसकी? द किंग, यानी कि राजा की मदद करने का उसने डिसाइड किया, यानी कि उसने फैसला किया, है ना। ही सैड, उसने कहा, इन अ ह्यूमन वॉइस, है ना, यानी कि उसने एक मानवीय आवाज़ में बोला, आई होप, मैं आशा करता हूँ, योर मैजेस्टी का मतलब आपका जो गौरव है या जो आपका प्रताप है, आपका जो अहम हैज़ नॉट गॉट हर्ट, अभी उसको कोई हर्ट नहीं हुआ है ना, यानी कि अभी आपका एक तरह से घमंड बिल्कुल टूटा नहीं है, वो पूरा बना हुआ है। आई विल टेक यू आउट, पर मैं आपको बाहर निकालूंगा, है ना। आगे लिखा हुआ है द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, है ना, जो राजा था वो पूरी तरीके से आश्चर्य हुआ। टू हियर, ये सुनकर, द डियर स्पीकिंग, यानी कि जो हिरन था उसकी स्पीकिंग, उसकी बोलने को सुनकर जो राजा था वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड हो गया, यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर इसने एक पैसिव बनाया है, द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, यानी कि जब इज एम आर वॉज वर्ग के बाद डायरेक्ट वो थर्ड फॉर्म का यूज़ लगा रहा है ना, तो वो एक कंडीशन भी दिखा रहा है कि उसकी क्या कंडीशन हो गई, और ये एक पैसिव वॉइस भी बना के बता रहा है। यानी कि जो डियर था उसने उसको क्या कर दिया? सरप्राइज कर दिया है ना, सरप्राइज या फिर एस्टोनिश्ड कर दिया, है ना। ही रियलाइज्ड, उसने ये रियलाइज किया, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहा है, उसने ये महसूस किया, डैट द डियर वॉज नॉट ऑर्डिनरी, जो हिरन है वो कोई साधारण हिरन नहीं है ना। द डियर हेल्प्ड, जो डियर ने मदद की, द किंग, राजा की, क्या करने में? आउट ऑफ द हॉलो, है ना, यानी कि उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए जो डियर ने मदद की है, किसकी? राजा की। द किंग वॉज शैम्ड, है ना, किंग पूरी तरीके से शर्मिंदा था, ऑफ हिज एक्शन,
अपने एक्शन पर यानी कि अपने कार्य पर, अपने कारनामे पर वो पूरी तरीके से शर्मिंदा था। एंड शॉट द डियर्स फॉरगिवनेस, और मांगने लगा उस हिरन से क्या, माफ़ी, है ना। उसने हिरन से माफ़ी मांगी। ठीक, तो ये सब कुछ इस स्टोरी में लिखा है। चलिए मैं आपको कुछ वोकैबुलरी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड दिया है डी, कहाँ गया ये रहा, डीप। डीप का जो यूज़ किया गया है घने, घने के लिए यूज़ किया गया, यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा डीप यानी कि गहरा, पर यहाँ पर घने के लिए, है ना, क्योंकि जंगल है तो वो घना होगा, है ना। आगे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जो यूज़ किया गया है यहाँ पर एक साधारण के लिए यूज़ किया गया है। अगला एक आया है यहाँ पर एमिंग। एमिंग का मतलब एक लक्ष्य को बताने के लिए यूज़ किया गया है ना। वो एंड और एरो की अगर बात करें तो यहाँ पर जो वो है वो इसका मतलब है धनुष, और इसका मतलब है जो तीर है ना। आगे बात करते हैं बेंच। बेंच का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर एक तुला होना, यानी कि उस चीज़ पर बिल्कुल फोकस करना, बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ जाना, मतलब पूरी तरह से तुला होना एक चीज़ पर, है ना। इस तरह से इसका यूज़ किया जा रहा है। अगला यहाँ पर अर्थ। अर्थ का यूज़ यहाँ पर जो किया गया वो एक धरती के लिए किया गया है ना। कंपैशन। कंपैशन का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर एक दया के लिए किया जा रहा है ना। अगला जो लिखा हुआ है एक वर्ड और आया था यहाँ पर, ये है ना मजेस्टी। मजेस्टी का यूज़ किया जा रहा है वो एक गौरव या प्रताप या एक घमंड, इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसमें बोल सकते हैं, है ना। एक अशांत यहाँ पर एक वर्ड आया है, तो इसका एक ये कह सकते हैं शर्मिंदगी या फिर लज्जित, लज्जित का सेंस दे रहा है ना। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी। तो आई थिंक डियर आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, या जो भी लाइन आ गई आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। Hi my dear friends, we are live now. This is Sonu sir. Now we are reading a story. चलिए आज हम लोग एक स्टोरी को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं इस स्टोरी में दिया क्या है। देखिए स्टोरी का नाम है द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की जो वैल्यूज़ है उसके बारे में इस चैप्टर में कुछ दिया गया है ना। चलिए जानते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है वंस देयर वॉज अ रिच मैन, यानी कि एक बार की बात है कि एक अमीर आदमी था। बट डिस्पाइट बीइंग रिच, यानी कि अमीर होने के बावजूद ही ऑलवेज बिलीव्ड, उसका हमेशा ये मानना था डैट की हैप्पीनेस कुड बी ऑब्टेन्ड, यानी कि जो खुशियाँ लाई जा सकती हैं या प्राप्त की जा सकती हैं बाई लीडिंग अ गुड लाइफ, यानी कि एक अच्छी ज़िंदगी को व्यतीत करने के साथ साथ ही खुशियों को लाया जा सकता है। यदि आप अच्छी ज़िंदगी को नहीं व्यतीत करेंगे तो आप कुछ ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप एक कह सकते हैं कि खुशियों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, खुशियों को आप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो वही सारी चीज़ें वो बता रहा है। आगे लिखा हुआ है मनी वॉज नॉट एवरीथिंग, यानी कि मनी सब कुछ नहीं है। कुछ लोगों का सोचना होता है कि पैसा बहुत कुछ होता है और हाई पैसा, पर पैसे से हर चीज़ को हम लोग गेट नहीं कर सकते माय डियर। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है ही हैड अ सन, उसका एक बेटा था, एक पुत्र था। ही वॉन्टेड टू टीच दिस, ही वॉन्टेड टू टीच हिज सन द सेम थिंग, यानी कि वो अपने बेटे को यही चीज़ बताना चाहता था, उसको पढ़ाना चाहता था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, हिज सन, उसका जो बेटा है, वाइल प्लेइंग, खेलते हुए। याद रखिएगा वाइल के साथ जब भी किसी एक्शन का यूज़ किया जाएगा या जब भी किसी वर्ब का यूज़ किया जाएगा तब हम उसके साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। देखिए इसने भी यूज़ किया है वाइल प्लेइंग, यानी कि खेलते हुए। हमेशा याद रखिएगा वाइल का जो यूज़ किया जाता है जब हम लोग दो काम एक साथ चलते हुए दिखाते हैं तब हम लोग वाइल का यूज़ करते हैं, है ना। तो यानी कि खेलते हुए ब्रोक हिज टॉय, उसका जो खिलौना था वो टूट गया। द सन स्टार्टेड, देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। सेकंड फॉर्म इन द सेंस पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब वो पास्ट की किसी घटना को बताने जा रहा है। यानी कि जो बेटा है उसने स्टार्ट कर दिया क्राइंग, का मतलब रोना उसने स्टार्ट कर दिया, है ना। पास्ट का सेंटेंस है तो इसका मतलब सारी जो बात है वो पास्ट में दी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज सन, उसका जो फादर है, यहाँ पर जो हिज यूज़ किया गया है वो ही के लिए यूज़ किया गया है
है ना, यानी कि जो ये बेटा है उसके जो फादर है, हिज फादर केम का मतलब आए, है ना, एंड कंसोल्ड, ठीक है, कंसोल्ड का मतलब होता है सांत्वना देना, कि चलो कोई बात नहीं, खिलौना टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम लोग किसी को सांत्वना देते हैं, चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, इसको बोलते हैं एक तरह से सांत्वना देना, यानी कि उसके दिल को हल्का करना, है ना, उसको जो टेंशन हो रही है उसको हल्का करना, ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह से जब हम किसी को बोलते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सांत्वना देना, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंसोल, है ना। तो उसके पापा आए और उन्होंने क्या किया कि उनको कंसोल्ड किया, ठीक है, हिम उस बेटे को, हिम यहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है वो उस बेटे के लिए यूज़ किया जा रहा है ना। देन उसके बाद ही सेड टू हिज सन, यानी कि उसके फादर ने कहा अपने बेटे से, डोंट क्राई ओवर दिस ब्रोकन टॉय, यानी कि बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है इस टूटे हुए खिलौने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोकन टॉय। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये तो वर्ब है, डियर, ये वर्ब को कन्वर्ट किया गया है थर्ड फॉर्म में, कन्वर्ट करने के बाद उसको एक क्वालिटी की तरह यूज़ किया जा रहा है ना, यानी कि टूटा हुआ क्या, टॉय, यानी कि कोई चीज़ है जो टूटी हुई है और उस चीज़ का नाम है टॉय। जैसे कि अगर मैं किसी वॉल को पेंट कर देता हूँ तो जब मैं उसको पेंट कर दूंगा तो उसको बोलेंगे पेंटेड वॉल। जैसे कोई भी मोबाइल है, अगर मैं उसको रिपेयर करवा लेता हूँ तो उसको कहा जाएगा रिपेयर्ड मोबाइल। अब यहाँ पर जो रिपेयर्ड है वो उस मोबाइल की क्वालिटी हो गई, है ना। इसी तरीके से वो जो टॉय है वो ब्रोकन टॉय है, इसका मतलब टूटा हुआ खिलौना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंग्स कम एंड गो इन लाइफ, यानी कि जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं वो आती जाती रहती हैं ज़िंदगी में, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो चीज़ है इन लाइफ हमारी ज़िंदगी में, आर गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छा स्वस्थ, है ना, ट्रूथफुलनेस यानी कि सच्चाई, एंड सिंसियरिटी यानी कि एक तरह से एक ईमानदारी, नेवर गिव अप, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दीस यानी कि ये सारी चीज़ें, क्या क्या, गुड हेल्थ, है ना, ट्रूथफुलनेस एंड सिंसियरिटी, है ना, इन सारी चीज़ों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। दीज वैल्यूज एवर इन योर लाइफ, यानी कि अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। द बॉय, जो लड़का है, लिसेंड अटेंटिवली, यानी कि बहुत ध्यानपूर्वक, यानी बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें उसने अपने पापा से सीखा, है ना। ही स्टार्टेड, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है ना। ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया, लीडिंग, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना या जीना, अ गुड लाइफ, है ना, उसने स्टार्ट कर दिया जीना एक बहुत अच्छी ज़िंदगी को। व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हो गया, ही बिकम वेरी सक्सेसफुल, वो बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल, यानी कि सफलता को उसने प्राप्त कर लिया और एक सक्सेसफुल पर्सन उसको बोल सकते हैं, है ना। तो जब वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, ही रियलाइज्ड, उसने ये महसूस किया, उसने ये रियलाइज़ किया, डैट हिज फादर्स, उसके जो फादर के जो वर्ड्स थे, है ना, उसके पापा ने जो वर्ड्स उससे कहे थे कि जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं, देखिए यहाँ देखिए ना, ये लिखा है ना, ठीक है, डोंट क्राई ओवर दिस ब्रोकन टॉय, है ना, थिंग्स कम एंड गो, यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अगर ऐसी अनहोनी हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ठीक है, प्रॉब्लम्स का काम है आना, पर यदि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान लेंगे तो लाइफ में आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप उसी में ही फंस जाएंगे, है ना। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको आने दो, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है, बस अपना जो लक्ष्य है उस पर आप काम करिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ही रियलाइज्ड, यानी कि उसने रियलाइज किया, उसने महसूस किया, डैट हिज फादर्स, अपने फादर के जो वर्ड्स थे कि पापा ने उससे क्या कहा था, वर द रीज़न, वही कारण था, बिहाइंड हिज सक्सेस, यानी कि उसकी सफलता के पीछे उसके पापा के द्वारा किए गए कहे गए जो शब्द थे, है ना, उस सबको उसने क्या किया, रियलाइज़ किया, यही उसकी सफलता का कारण था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको आई थिंक ये स्टोरी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, और यदि आपको ये स्टोरी में कोई भी लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई वोकैबुलरी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hi my dear friends, we are live now. This is Sonu. Now we are reading a story. चलिए आज हम एक स्टोरी के बारे में जानते हैं, कि स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है सेल्फिश मैन, यानी कि एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है,
है ना, अपने अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है। ऐसे इंसान को हम लोग सेल्फिश के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं स्टोरी में दिया क्या है। वंस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वंस। वंस अ काइंड, यानी कि एक बार, अ काइंड वाइट एलिफेंट, यानी कि एक बहुत दयालु वाइट एलिफेंट का मतलब सफ़ेद हाथी, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट का मतलब एक फॉरेस्ट में रहता था। नाउ अब इन दैट फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में यानी कि इस जंगल में, एंटर्ड, एंटर में देखिए ईडी लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ जो ईडी का यूज़ किया गया है वो, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, का मतलब सेंटेंस पास्ट का है, तो घटना ये पूरी पास्ट में बताएगा। आगे भी इसके बहुत सारे जितने भी सेंटेंसेस आएंगे मोस्ट ऑफ पास्ट में ही यूज़ किए जाएंगे। चलिए देखते हैं। इन दैट फॉरेस्ट, यानी कि इस फॉरेस्ट मतलब इस जंगल में, एंटर्ड, एंटर किया, किसने एंटर किया? अ मैन, एक मैन ने, लुकिंग फॉर रिचेस का मतलब धन की तलाश में, उसने एक जंगल में क्या किया? अपना प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया? एक मैन ने, यानी कि एक आदमी ने, ठीक है। और उसी जंगल में क्या था कि एक वाइट एलिफेंट लिव्ड का मतलब रहा करता या रहता था, है ना। बट ही लॉस्ट हिज वे। अब देखिए ही का जो यूज किया गया है, ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है और ही का जो यूज किया जा रहा है वो एक मैन के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब जो मैन है, देखिए लॉस्ट, फिर से उसने सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया। इसका मतलब जो मैन है वो लॉस्ट का मतलब वो भूल गया, हिज वे का मतलब अपना रास्ता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एलिफेंट केम टू, जो एलिफेंट आया, केम टू हिज रेस्क्यू, ये कह सकते हैं कि जो एलिफेंट है उसको राहत देने के लिए वहां पर पहुंचा। द मैन वॉज रिलीव्ड, है ना, और जो मैन था उसको बहुत ज़्यादा राहत मिली। बट ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ज़्यादा लालची था। कौन? जो मैन था। ग्रीडी, ग्रीडी का जल्दी से लिखेंगे आप लोग अपनी एक कॉपी में नोट करते जाएं सारे वर्ड मीनिंग्स। तो ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है एक लालची, यानी कि जो मैन था वो बहुत ज़्यादा लालची था। ही सॉ, उसने देखा, द एलिफेंट, देखिए एलिफेंट में एपोस्ट्रोफी एस लगा है। जब भी हम किसी वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं इसका मतलब ये एक पोजीशन दिखाता है। पोजीशन दिखाता है इन द सेंस ये एक अधिकार दिखाता है, मालिकाना हक जिसको मैं बोल सकता हूँ। यानी कि उसने देखे एलिफेंट के तस्क, तस्क का मतलब होता है दांत, उसने उसके दांत देखे। एंड लाइड का मतलब उसने झूठ बोला। आई एम वेरी पुअर, कि मैं बहुत ज़्यादा कैसा हूँ? गरीब हूँ। कैन आई टेक योर टस्क, क्या मैं आपके दांतों को ले सकता हूँ? एंड सेल इट, और उसको क्या मैं बेच सकता हूँ? वेरी गुड। आगे देखते हैं। द काइंड एलिफेंट एग्रीड, देखिए फिर से इसने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। सेकंड फॉर्म का फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट में है। जो एलिफेंट था वो एग्री हो गया कि चलो ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा मान लेता हूँ। अगली लाइन देखते हैं, अगला वाक्य क्या लिखा है? द मैन सोल्ड, यो मैन ने सोल्ड कर दिया, यानी कि जो आदमी था उसने बेच दिया। द टस्क का मतलब उसके दांतों को बेच दिया। एंड कम बैक, और फिर से वो आ गया। फॉर मोर, फिर से और दांतों को वो लेने के लिए आ गया, यानी कि एक दांत तो उसका बेच आया, अब वो कहता है मुझे आप अपना दूसरा दांत भी दे दीजिए। दिस टाइम, इस समय, द एलिफेंट गेव हिम, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। गिव का सेकंड फॉर्म कर दिया उसने, गेव। इस समय एलिफेंट ने फिर से उसको दे दिया, हिम हिज सेकंड टस्क का मतलब अपना दूसरा दांत भी उसको दे दिया। व्हेन, जब, ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी, जब उसने अपनी पूरी की पूरी जो पैसा था, जो धन था, उसको पूरा स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। द मैन वंस अगेन, यानी कि आदमी ने फिर से, वेंट टू द एलिफेंट, यानी कि फिर से एलिफेंट के पास चला गया। दिस टाइम, इस समय, ही आस्क्ड, उसने फिर से मांग की।
फॉर द रूट्स ऑफ द टस्क, यानी कि रूट का मतलब होता है जड़, यानी कि दांतों की जड़ की मांग की। किसने मांग की? वो जो ही है, यानी कि जो आदमी है जो फॉरेस्ट में आया था, उसने हाथी से उसके दांतों की जड़ों की मांग की। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के। देखिए कितना बदतमीज है ये इंसान, ये जो कि मांगता ही जा रहा है। और वो जो एलिफेंट है वो कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड है, वो बेचारा उसको देते ही चला जा रहा है। द काइंड एलिफेंट एग्रीड, देखिए वो फिर से एग्री कर गया, है ना। जो दयालु जो एलिफेंट है वो फिर से एग्री कर गया, कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। द मैन कट ऑफ द रूट्स, यानी कि देखिए जो आदमी था उसने फिर से काट दिया, यानी कि रूट्स का मतलब जड़ों को काट दिया, बिना ये सोचे कि उसको दर्द होगा कि नहीं होगा। यानी कि एलिफेंट के दर्द के बारे में बिना सोचते हुए उसने उसके दांतों की जड़ों को फिर से काट लिया। बट परंतु द गॉड्स, भगवान, अबव यानी कि ऊपर वाले भगवान, वर नॉट हैप्पी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जितने भी देवता थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। टू सी दिस सेल्फिश एक्ट, यानी कि इस सेल्फिश एक्ट को देखते हुए कोई भी भगवान खुश नहीं हुआ, है ना। दे, फिर उन्होंने, दे वर सो एंग्री, वो बहुत ज़्यादा कैसे हो गए? गुस्से में आ गए। दैट, उसके बाद, द अर्थ ट्रिम्बल्ड, ट्रिम्बल्ड का मतलब होता है कांपना, है ना। जो धरती कांपने लगी, एंड क्रैक्ड, और फट गई, और फटकर पूरी खुल गई, ठीक है। और उसमें से क्या हुआ? फ्लेम्स ऑफ फायर, यानी कि आग की जो लपटें हैं, एट अप, खा गई द सेल्फिश मैन, यानी कि उस सेल्फिश मैन को जो आग की जो लपटें थी वो खा गई, या इसका मतलब वो जो मैन था उस आग की लपटों में समा गया। देखते हैं सेल्फिश लोगों के साथ इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो किसी को परेशान ना करें, हमेशा लोगों की मदद करें। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब आप कीजिए, है ना। और आपको इस पूरी स्टोरी में कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं। Hi my dear friends, we are live now. This is Sonu. Now we are starting a story. चलिए आज हम एक स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है द प्राइस ऑफ ग्रीड, यानी कि लालच की कीमत। देखते हैं स्टोरी में क्या दिया हुआ है। स्टोरी में लिखा है देयर वॉज अ सेलर, यानी कि एक नाविक था। देखिए देयर का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी स्थान पर कोई चीज़ हम दिखाते हैं। मैंने कहा देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मैंने कहा देयर आर 30 गर्ल्स इन माई क्लास। इस तरीके से जब कोई सेंटेंसेस होते हैं, जब हम कहीं पर कोई भी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सेलर के बारे में बता रहा है। अब सेलर के बारे में वो आगे बताएगा, हु लगाया सेलर के लिए, यानी कि जो सेलर था उसके बारे में आगे दिया होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो जो लव्ड, देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट में कोई बात हुई होगी, यानी कि वो प्यार किया करता था या उसको बहुत ज़्यादा लव था उस चीज़ से। एक्सप्लोरिंग न्यू लैंड्स का मतलब खोज करने का, क्या, किस चीज़ का खोज करने का? न्यू लैंड्स, यानी कि नए नए लैंड्स, यानी कि भूमि को खोज करने का उसको बहुत ज़्यादा पसंद था और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही केम अप अ ब्यूटीफुल आइलैंड, यानी कि वो आ गया एक बहुत ही सुंदर द्वीप पर। दिस आइलैंड हैड डिलीशियस फ्रूट्स, यानी कि उस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, डिलीशियस, माय डियर स्टूडेंट्स स्पेलिंग आप लिखते जाएं और वोकैबुलरी को टाइम टू टाइम आप नोट करते जाएं, ठीक है। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। अब देखिए स्वादिष्ट अगर यहाँ पर डिलीशियस लिखा है तो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन के बारे में बताएगा। अब यहाँ पर अगर नाउन के बारे में अगर हम लोग पता करें तो यहाँ पर जो फ्रूट्स है वो यहाँ पर क्या है? नाउन। और नाउन के बारे में जो भी कुछ बताया जाएगा उसको हम लोग एडजेक्टिव मानते हैं। अब यहाँ पर जो डिलीशियस लिखा है वो एक एडजेक्टिव है,
ठीक है, यानी कि उस आइलैंड पर क्या था, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट स्वादिष्ट क्या थे, फल थे। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वो जो आइलैंड था वो बहुत स्वादिष्ट फलों से भरा हुआ था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द सेलर एंजॉयड हिमसेल्फ, यानी कि सेलर ने यानी कि उस नाविक ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, है ना। एंजॉय के बाद हम लोग ये जो हिमसेल्फ का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। एंजॉय के बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है ना, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पर हिमसेल्फ क्यों आया है? हिमसेल्फ इसलिए आया है क्योंकि जो सेलर है वो एक थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन इक्वल टू मतलब ये कह सकते हैं कि वो एक ही है, और ही के लिए हम हमेशा हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर सेल्फ ना कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ही का जो हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया है उस ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमने लगाया सेल्फ, क्योंकि वो एक सिंगुलर है तो सिंगुलर हो गया यहाँ पर सेल्फ। डन, आगे बढ़ते हैं माय डियर। यहाँ पर लिखा हुआ बट ही ग्रीड फॉर मोर मेड हिम सेल अवे, यानी कि उसका जो लालच है फॉर मोर, यानी कि बहुत ज़्यादा पाने की जो उसकी इच्छा है, उस चीज़ का जो लालच है, मेड हिम सेल अवे, यानी कि वो उसको बहुत दूर ले गया। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सेल। सेल का मतलब होता है नाव चलाना, और नाव चलाते हुए उसको बहुत दूर ले गया। नेक्स्ट, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या लिख रहा है। नेक्स्ट ही रीच्ड, देखिए यहाँ पर फिर से सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, ईडी लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो घटना है वो पास्ट की है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब किसी भी वर्ब के साथ अगर हम लोग ईडी देख लें और उससे पहले जस्ट उसका सब्जेक्ट लगाओ तो समझ जाइएगा वो सेंटेंस हमारा पास्ट का है। इसका मतलब वो पहुंच गया। अब पहुंच गया तो किसी जगह तो पहुंचा होगा, तो देखिए आगे लिखा होगा आ लैंड, यानी कि वो एक भूमि पर पहुंच गया या एक ज़मीन पर पहुंच गया, एक क्षेत्र में पहुंच गया। विच वॉज फुल ऑफ गुड फूड, यानी कि अब देखिए यहाँ पर फिर से एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया। यहाँ पर जो विच लगाया गया है वो ही के नहीं लगाए, वो लगा है उससे पहले जो शब्द आया है उसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेगा। ये लैंड के लिए आया हुआ है ना। यानी कि जो भूमि है वॉज फुल ऑफ गुड फूड, यानी कि वो जो भूमि थी वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना पाया जाता था, है ना। एंड वाइन, ठीक है, और शराब। वाइन, वाइन का मतलब होता है शराब। द सेलर, यानी कि जो सेलर है स्पेंट, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, का मतलब उसने स्पेंड, स्पेंड को हमने कर दिया स्पेंट, इसका मतलब सेकंड फॉर्म, ठीक है। यानी कि उसने बिताए सम डेज, यानी कि कुछ दिनों को उसने वहाँ पर स्पेंड किया, है ना, देयर, वहाँ पर। बट अगेन सेट ऑफ, सेट ऑफ का जो यूज़ किया गया है वो किया गया है रवाना होने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप लिखेंगे सेट ऑफ इक्वल टू रवाना होना, यानी कि वो फिर से रवाना हो गया टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब फिर से वही खोज करने के लिए। न्यूअर रीजन्स, यानी कि नए नए क्या क्षेत्र के तलाश में वो फिर से वहाँ से क्या हो गया, रवाना हो गया। सून, जल्दी। ही केम टू अ लैंड, वो एक लैंड पर पहुंचा, यानी कि एक भूमि पर पहुंचा, ऑफ फेयरीज, है ना। यहाँ पर बहुत सारी परियां थी, या फिर ये कह सकते कि परियों की भूमि पर पहुंचा, है ना। फेयरीज, फेयरीज का मतलब होता है परियां। एंड प्रेसियस स्टोन्स, और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेसियस यानी कि बहुत कीमती पत्थर पाए जाते थे। वो उस तरीके के मतलब एक ऐसी भूमि पर पहुंचा जहाँ पर फेयरीज थी, परियां भी थीं, और बहुत कीमती पत्थर पाए जाते थे। द फेयरीज ट्रीटेड, यानी कि जो परियां थी उसने क्या किया, देखो फिर से ईडी आ गया, इसका मतलब सेकंड फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट का है। द फेयरीज ट्रीटेड, यानी कि फेयरी ने उससे व्यवहार किया। हिम, हिम किसके लिए आया, हिम एक प्रोनाउन है ना, और एक ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, जो यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, सेलर के लिए। और सेलर को हम लोग अगर थर्ड पर्सन में लेके जाएंगे उसको बोलेंगे ही, ठीक है, ये उसके लिए किया गया है यूज़, ठीक। द फेयरीज ट्रीटेड, यानी कि फेयरीज ने ट्रीट, ठीक है, व्यवहार किया किससे, जो सेलर था, लाइक एन एम्परर, ठीक है, यानी कि एक सम्राट की तरह उसको मानकर उससे साथ व्यवहार किया। फुलफिलिंग हिज एवरी विशेष, है ना, उसकी सारी जो इच्छाएं थीं या उसकी जो इच्छा थी उसको फुलफिल उसने कर दिया, ठीक है। बट सेलर्स क्यूरोसिटी, है ना,
जो सेलर की जो क्यूरियोसिटी यानी उसकी एक जो जिज्ञासा थी वॉज नॉट सेटिस्फाई, यानी कि वो बिल्कुल शांत नहीं हो पा रही थी। एंड ही अगेन, वो फिर से सेट ऑफ का मतलब निकल गया, या फिर ये कह सकते हैं कि रवाना हो गया। देखिए सेट ऑफ बेटा यहाँ पर पहले भी आया है ना, फिर से एक बार सेट ऑफ आ गया है ना, तो वो फिर से रवाना हो गया टू फाइंड अ न्यू लैंड, यानी कि एक नई भूमि की तलाश में वो फिर से रवाना हो गया। ही दिस टाइम द सेलर, यानी कि उस समय जो सेलर था, जो नाविक था, केम टू हेल, यानी कि वो बेटा अब कहाँ पर आ गया, वो एक नरक में आ गया है। ही सॉ अ मैन, उसने एक, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, सी का उसने सॉ कर दिया है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जब भी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, जिसमें वो काम हो चुका था, ख़त्म हो गया है, जिसका अब कोई इफेक्ट नहीं है। यानी कि उसने देखा, उसने क्या देखा, अ मैन, एक आदमी को देखा, इन आयरन चेन्स, यानी कि वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक आदमी को उस नाविक ने देखा। द सेलर, जो सेलर था, हैविंग ओनली गॉन थ्रू गुड टाइम्स, यानी कि जो नाविक था वो अच्छे समय से गुजरने के बाद, यानी कि उसका बहुत अच्छा समय अब तक चल रहा था, वो बहुत अच्छे समय से गुजरा था। थॉट, उसने सोचा, द चेन्स टू बी ऑफ गोल्ड, यानी कि ये जो चैन है ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है गोल्ड की, है ना। तो देखिए वो किस तरीके से उसका दिमाग काम कर रहा है, उस मतलब वो अपने ये कह सकते हैं अच्छे समय में इतना ज़्यादा पागल सा हो गया, उसको ये नहीं पता पड़ा कि ये जो आयरन की जो चेन्स हैं, है ना, तो वो आयरन की बनी हुई है, ना कि गोल्ड की बनी, पर उसको तो यही दिखाई दे रहा था कि ये गोल्ड की बनी हुई है ना। ही फासन्ड द चेन्स, आगे देखिए यहाँ पर फासन एक एक्शन होता है जो कि ये कह सकते हैं कि बांधने के लिए यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि अगर हम लोग कार में जब चलते हैं तब हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं प्लीज़ फासन योर सीट बेल्ट, है ना। फासन का मतलब लगा लीजिए, अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। और जब सीट बेल्ट को खोलना हो तो अनफासन्ड, है ना, प्लीज़ अनफासन योर सीट बेल्ट, यानी कि अपनी जो सीट बेल्ट को खोल लीजिए, है ना। इस तरीके से हम लोग फासन का यूज़ करते हैं। तो देखिए उसने कितना प्यारा यहाँ पर एक एक्शन का यूज़ किया है, एक वर्ब का यूज़ किया है, ही अनफासन्ड, इसका मतलब उसने खोल दिया, द चेन्स, यानी कि चेन को उसने खोल दिया, एंड वोर देम हिमसेल्फ, यानी कि उसने खुद ही उसको पहन लिया, है ना। यानी कि सेलर इतना ज़्यादा पागल हो गया था अपने ग्रीड के बारे में सोच कर, इतना उसको लालच आ गया था कि उसने जो लोहे की जंजीरें थी उसने उसको खोल दिया और उसको खुद पहन लिया। बट एज सुन एज, जैसे ही डिड दैट, जैसे ही उसने ये किया, ही रियलाइज्ड, है ना, उसने ये रियलाइज़ किया या उसको ये महसूस हुआ, ही वॉज इन हेल, है ना, वो कहाँ पर है, वो नरक में है। एंड वॉज टू सफ़र फॉर एवर, और उसको अब इस चीज़ से हमेशा जूझते रहना है। ही रिपेंटेड, रिपेंट का मतलब होता है पछताना, है ना, और वो पछताया ऑन हिज ग्रीटनेस, अपने इस लालच पर वो बहुत ज़्यादा पछताया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। यदि आपको इसमें कोई लाइन समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच। हाय माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सोनू, वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी। चलिए एक स्टोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। द प्रिंस एंड द मॉन्स्टर। एक राजा था और एक राक्षस था। वंस, एक बार, देयर वॉज अ प्रिंस। देयर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी जगह पर कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, तब हम देयर का यूज़ करते हैं। देयर के बाद हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, फिर उसके बाद हमने एक नाउन यूज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेरी ब्रेव, ब्रेव उसकी क्वालिटी है, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कैसा था, बहुत बहादुर था। वन डे, एक दिन, वाइल गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। वाइल का यूज़ हम तब करते हैं जब दो काम हम लोग चलते हुए दिखाते हैं, ठीक है। वाइल गोइंग और वाइल के बाद हमेशा याद रखिएगा, जब भी वर्ब आएगी तो वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। इसको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा स्टूडेंट। वाइल के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी उसके साथ हम लोग आईएनजी का यूज़ करते हैं। वाइल गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट से होते हुए जा रहा था,
ही केम, देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट। इसका मतलब वो आ गया फेस टू फेस विद द मोन्स्टर, यानी कि मोन्स्टर के सामने वो आ गया। द मोन्स्टर ग्रोल्ड का मतलब जो मोन्स्टर था वो गुर्राया। देखिए इसमें भी ईडी लगा हुआ है। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद जब डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट की बात कहलाती है। इसका मतलब वो जो मोन्स्टर था वो उस पर गुर्राया और कहने लगा आई एम गोइंग टू ईट यू अप, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। द प्रिंस सेड, देखिए ये भी पास्ट में दिया है, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। द प्रिंस सेड यानी कि प्रिंस ने कहा आई विल किल यू, कि मैं तुम्हें मार दूंगा। विल हमेशा फ्यूचर बताता है और विल के साथ हमेशा एक्शन फर्स्ट का यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई विल किल यू, मैं तुमको मार दूंगा, विद माई वेपन, अपने हथियार से मैं तुम्हें मार दूंगा। द प्रिंस फॉट वेरी हार्ड, यानी कि प्रिंस ने बहुत ज़्यादा उसके साथ संघर्ष किया या उसके साथ लड़ाई की, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए ये भी सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहा है। द मॉन्स्टर वॉज सरप्राइज्ड, ठीक, जो मॉन्स्टर था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। डन। देखिए यहाँ पर अगर वॉज लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक पैसिव वॉइस है और इसको हम एक कंडीशन के तौर पर भी जान सकते हैं। द मोन्स्टर वॉज यानी कि उसकी कंडीशन क्या थी, द मोन्स्टर यानी कि जो मोन्स्टर था वेरी सरप्राइज, वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया। इसका मतलब किसी ने उसको सरप्राइज किया। सरप्राइज किसने किया, जो शब्द उसने बोले कि मैं तुमसे डरता नहीं और मैं तुमको मार दूंगा अपने वेपन से, तो पूरी तरह सरप्राइज हो गया। ही फाउंड, उसने पाया डेट द प्रिंस वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम एट ऑल, कि जो प्रिंस है वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। मतलब और जो यहाँ पर ही लिख रहा है, ही यूज किया जा रहा है मोन्स्टर के लिए, दिस इज अ प्रोनाउन, है ना। ये जो प्रोनाउन ही है वो यूज किया जा रहा है मोन्स्टर के लिए। तो मोन्स्टर ने पूछा, किससे पूछा, द प्रिंस से पूछा, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो। द प्रिंस रिप्लाइड, देखिए यहाँ पर जो प्रिंस है उसने क्या किया, रिप्लाइड, इसका मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट में उसने रिप्लाई किया है। क्या रिप्लाई किया है, इन माई वैली, यानी कि मेरे पेट में, इज माई डायमंड वेपन, यानी कि मेरे पेट में एक डायमंड यानी कि एक हीरे वाला क्या है, हथियार है। इट विल कट यू, यानी कि वो जो है वो तुमको काट देगा। अच्छा यहाँ पर जो इट प्रोनाउन का यूज किया गया है वो किसके लिए किया जा रहा है, इट का जो यूज किया जा रहा है वो उस डायमंड वेपन के बारे में बात कर रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वो अपनी वैली में बता रहा है। इट का यूज उसके लिए किया जा रहा है, दिस इज अ प्रोनाउन। इट विल कट यू, यानी कि वो तुम्हें काट देगा। इफ यू स्वैलो मी, यदि आप मुझे निकल जाते हैं तो वो आपको काट डालेगा। सो इफ आई डाई, यदि मैं मरता हूं, सो विल यू, आप भी मर जाओगे। अब यहाँ पर यू किसके लिए बता रहा है, वो यू उसके लिए बता रहा है जो यहाँ पर शैतान है। यदि मैं मरता हूं तो आप भी मर जाओगे, क्योंकि जो मेरे पेट में जो डायमंड जो वेपन है वो आपको काट देगा। दैट्स वाई आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, इसलिए मैं आपसे डरता नहीं हूं। हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, द मोन्स्टर सेट हिम फ्री, मोन्स्टर ने उसको आजाद कर दिया। इन रियलिटी, वास्तविकता में, द प्रिंस हैड नो डायमंड, यानी कि प्रिंस के पास ऐसा कोई भी डायमंड नहीं था इन हिज वैली, उसके पेट में। देखिए यहाँ पर जो हैड का यूज किया जा रहा है उसके बाद वो नाउन का यूज कर रहा है। इसका मतलब ये है जब हमारे पास कोई भी चीज होती है तब हम उसको हैव से बताते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, इसी बात को यदि मैं पास्ट में बताऊंगा तो मैं बोलूंगा आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। और अगर अभी मेरे पास एक कार है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ कार। अगर वही बात अगर मैं शी के लिए बोलता हूं तो शी के लिए मैं बोलूंगा शी हैज अ कार। अगर वही कार शी के पास पास्ट में होती है तो शी हैड अ कार। उसी तरीके से ये सेंटेंस बनाया, देखिए माय डियर इरा, द प्रिंस हैड नो डायमंड, प्रिंस के पास कोई भी डायमंड नहीं था इन हिज वैली, उसकी वैली में। ही हैड जस्ट मेड इट अप, उसने जस्ट ऐसे ही वो एक कहानी बनाई थी या वैसे ही उसने उस चीज को बता दिया। हिज क्विक थिंकिंग, उसकी जो क्विक थिंकिंग थी, हैड सेव्ड हिज लाइफ,
उसकी क्विक थिंकिंग ने यानी कि त्वरित सोच ने उसकी ज़िंदगी बचा ली। अब यहाँ पर जो हिज यूज़ किया जा रहा है वो किया जा रहा है प्रिंस की ज़िंदगी के लिए। ओके माय डियर, स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई मूवी। Hi, we are live now. This is Sonu. We are going to read a story. So let's start. देखिए यहाँ एक स्टोरी है जिसके बारे में हम आज जानने जा रहे हैं, द फेथफुल पैरट। फेथफुल एक तरह से जैसे ट्रस्ट होता है, जैसे बिलीव होता है, उस तरह फेथफुल का मतलब एक विश्वासी। पैरट, पैरट को आप तोता बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है। फेथफुल एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर जो फेथफुल लिखा हुआ है तो फेथफुल बता रहा है पैरट के बारे में, यानी कि जो पैरट है वो एक विश्वास पात्र है, एक फेथफुल है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पैरट, एक तोता था। अ पैरट यूज टू लिव, यानी कि वो रहा करता था। यूज टू हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पास्ट में एक कोई ऐसा काम बताया जाए जो बहुत लंबे समय तक किया गया हो पर वो अब नहीं किया जाता। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग यूज टू का यूज़ करते हैं। द पैरट यूज टू यानी कि पैरट रहा करता था। जैसे मैंने कहा आई यूज टू गो बाई बस, मैं बस से जाया करता था। इस तरह के सेंटेंस जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज टू का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पैरट यूज टू लिव, यानी कि एक पैरट था वो रहा करता था ऑन अ फिग ट्री। फिग की अगर बात करें उसको बोलते हैं हम लोग अंजीर, है ना। यानी कि वो एक अंजीर के पेड़ पर रहा करता था। ही लव द फिग्स, यानी कि वो अंजीर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, हम ये भी बोल सकते हैं। एंड एंजॉयड, और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था लिविंग ऑन द ट्री, है ना। मतलब पेड़ पर रहना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, वो उस चीज़ को एंजॉय करता था। टाइम पास्ड बाय, टाइम धीरे धीरे गुजरता गया। आफ्टर सेवरल ईयर्स, यानी कि काफ़ी सालों बाद। द फिग ट्री स्टॉप्ड, देखिए जो फिग ट्री है उसने बंद कर दिया बियरिंग फ्रूट। बियरिंग फ्रूट का मतलब होता है फल देना, यानी कि जो फिग का जो ट्री था, देखिए यहाँ पर ईडी लगा है। ईडी का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट अगर ईडी किसी वर्ब में लग रहा है दैट्स मीन वो सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहा है। मतलब जो फिग का जो पेड़ था, जो अंजीर का जो पेड़ था, उसने फल देना बंद कर दिया। इट हैड बिकम ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका था। द पैरट फेल्ट सैड, और जो पैरट था वो बहुत ज़्यादा उदास हुआ। बट डिड नॉट लीव द ट्री, पर उस पैरट ने उस पेड़ को नहीं छोड़ा। गॉड सॉ दिस, भगवान ने ये सब देखा। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बर्ड, यानी कि भगवान ने अपना भेष बदला एक चिड़िया के रूप में। ही डिस्गाइज का मतलब होता है भेष को परिवर्तित करना। तो भगवान ने अपने आप को परिवर्तित कर दिया एक चिड़िया के रूप में। एंड आस्क्ड, और पूछा, किससे पूछा? द पैरट, उस पैरट से पूछा। क्या पूछा? व्हाई डू यू नॉट लीव दिस ट्री, कि आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते। इट इज नॉट बियरिंग फ्रूट एनीमोर, ये फल नहीं देता है। भगवान ने पूछा, किससे पूछा? पैरट से पूछा। और क्या पूछा? कि आप इस पेड़ को क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि ये जो पेड़ है इट इज नॉट बियरिंग फ्रूट, यानी कि ये पेड़ तो आपको फल दे ही नहीं रहा है। देखते हैं पैरट ने किस तरह से रिप्लाई किया है। द पैरट रिप्लाइड, पैरट ने उसके बाद रिप्लाइड किया। देखिए यहाँ पर ये फिर से ईडी आ गया। ईडी इक्वल टू, मैंने आपको बोला था ना, सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है। जब सेकंड फॉर्म की बात करेंगे इसका मतलब काम हमारा हो चुका है ना। इसका मतलब ये काम पास्ट में हुआ है। तो पैरट ने रिप्लाइड किया। क्या रिप्लाई किया? आई कैन नॉट लीव, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आई कैन नॉट लीव माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ सकता। इट हैज़ फेड मी फॉर सो मैनी ईयर्स। देखो
इट हैज़, एक वर्ड होता है फीड। फीड का मतलब होता है किसी चीज़ को खिलाना, है ना। जब हम किसी को कोई चीज़ खिलाते हैं तब हम लोग फीड का यूज़ करते हैं। फीड की यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इट फैड, है ना। तो इट हैज़ फैड यानी कि उसने मुझे खिलाया है फॉर सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक उस पेड़ ने मुझे खिलाया है, यानी कि वो मुझे खिलाता रहा है। गॉड वॉज हैप्पी, भगवान बहुत ज़्यादा खुश हुए। टू हियर दिस आंसर, इस आंसर को सुनकर। ही केम टू हिज ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि भगवान अपने मूल रूप में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। एंड सेड टू द पैरट, और पैरट से कहा, उस तोते से कहा भगवान ने, और भगवान ने क्या कहा, योर फेथफुलनेस, यानी कि तुम्हारा जो एक विश्वास है, जो फेथफुलनेस है, टू द ट्री, उस ट्री के लिए, हैज़ इम्प्रेस्ड मी, ने मुझे पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। आस्क्ड मी, मांगो, व्हाट यू वांट, जो तुम मांगना चाहते हो। भगवान ने पैरट से क्या कहा, आस्क मी, कि आप मांगिए, मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। द पैरट रिप्लाइड, पैरट ने रिप्लाई किया, ओ लॉर्ड, हे भगवान, ब्लेस द ट्री, इस ट्री को आप ब्लेस कर दीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए, या इसको वरदान दे दीजिए एक तरीके से, यानी कि इसको ब्लेस कर दीजिए, है ना, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। ब्लेस द ट्री टू बियर फ्रूट, कि इस पर फिर से फल लग जाएं। बियर फ्रूट अगेन लाइक इट डिड बिफोर, जैसे इस पर पहले हुआ करते थे। गॉड डिड, भगवान ने वैसा ही किया। एज वॉज आस्क्ड, जैसा कि उनसे मांगा गया था। द ट्री वॉज फुल ऑफ फ्रूट, यानी कि जो ट्री है वो फिर से फलों से लद गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, जो ट्री था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड थैंक्ड, देखिए यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा है। तो जो ट्री था उसने थैंक यू सो मच बोला, और थैंक यू किसको बोला, थैंक द पैरट, उस पैरट को भी थैंक यू बोला, एंड गॉड, और भगवान को भी थैंक यू बोला। चलिए हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई है, और आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Hi my dear friends, we are live now. This is Sonu. Now we are going to read a story. So let's start. देखते हैं इस स्टोरी को, पढ़ते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। ये स्टोरी है श्री कृष्ण भगवान के ऊपर, जब वो माखन चुराया करते थे तभी उनको माखन चोर कहते थे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं इस स्टोरी को। द बटर थीप, द बटर थीप एक माखन चोर। द कृष्णा हैड फॉन्डनेस फॉर बटर और माखन, यानी कि लॉर्ड कृष्णा को शौक था बटर का, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं माखन, माखन का उनको बहुत ज़्यादा शौक था। ही वुड ऑफन, वो अक्सर, लुक फॉर की बात करते हैं तो बेटा लुक फॉर का जो यूज़ किया जाता है वो तलाश करने के सेंस में किया जाता है। आप अपनी नोटबुक में लगातार लिखते रहिए, जो मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बताता रहूँगा उनको आप कंटिन्यू नोट करिए। लुक फॉर लिखेंगे फटाफट, लुक फॉर इक्वल टू तलाश करना, यानी कि वो तलाश किया करते थे पॉट्स, पॉट्स बोल सकते हैं मटकी या उस बर्तन को, ठीक है, पॉट्स मटकी को। ऑफ कर्ड का मतलब दही, दही की मटकी को वो तलाश किया करते थे। एंड बटर और माखन की मटकी को तलाश किया करते थे। एस गोकुल वॉज अ प्लेस, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि गोकुल एक ऐसा प्लेस था वेयर बटर वॉज चर्न्ड। चर्न का मतलब होता है मंथन करना। मतलब आपने गांव में देखा होगा कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो दूध से माखन निकालती हैं, है ना, उसको चर्न करती हैं। चर्न का मतलब उस तक एक रस्सी बांध देते हैं और उसको पहले एक रस्सी को खींचा जाता है, फिर दूसरी रस्सी को खींचा जाता है, इस तरह से उसको चर्न किया जाता है। चर्न का मतलब होता है मंथन करना।
यानी कि एस गोकुल वॉज अ प्लेस वेयर बटर वॉज चर्न, यानी कि गोकुल एक ऐसा स्थान था जहाँ पर बटर को यानी कि मक्खन को चर्न किया जाता था। देखिए ये एक पैसिव बना दिया इसने, बटर वॉज चर्न। इसका मतलब चर्न खुद नहीं हो जाता, किसी के द्वारा किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, बाई लगा के उसका नाम बताया गया है, बाई गोपीस, यानी कि गोपीस के द्वारा उस बटर को चर्न किया जाता था। ये एक पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस के बारे में तो आप डियर जानते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब भी आप देखें इज एम आर वॉज वर्ब के बाद जब थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाए तो समझ जाइएगा दिस इज अ पैसिव वॉइस, है ना। तो जो माखन को चर्न किया जाता था गोपीस के द्वारा रेगुलरली, लगातार, लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज मैनेज्ड टू स्टील बटर, यानी कि लॉर्ड कृष्णा हमेशा कामयाब हो जाया करते थे बटर को चुराने में। वो इजीली उस चीज को मैनेज कर लेते थे। ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारण से, ही वॉज कॉल्ड, उनको बुलाया जाता था माखन चोर एंड बटर थीप। तो श्री कृष्ण भगवान की अगर डियर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वो माखन चुराया करते थे तो इसी वजह से उनको बुलाया जाता था। उनको किस नाम से बुलाया जाता था, माखन चोर के नाम से बुलाया जाता था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उनको बटर थीप के नाम से बुलाया जाया करता था। द गर्ल्स ऑफ गोकुल, यानी कि गोकुल की जो लड़कियां थी, नोन एज द गोपीज, जिनको गोपियों के नाम से जाना करते थे, वर मेडन्स, यानी कि वो अविवाहित थी। हु चर्न द कर्ड, जिन्होंने, यानी कि ये बात जो हु लगा है वो उन फीमेल्स के बारे में बात कर रहा है। उन फीमेल्स ने क्या किया, जिनको मैं गोपी के नाम से जानता हूं, उन गोपीस ने चर्न किया था। ईडी लग रहा है ना, इसका मतलब पास्ट में कोई काम हुआ है। उसने चर्न किया था द कर्ड, किसको, कर्ड को, यानी कि दही को चर्न किया था, एंड क्रीम टू मेक बटर, यानी कि बटर बनाने के लिए। दे वुड ऑफन, वो अक्सर, ऑफन कंप्लेन किया करती थी टू यशोदा। देखिए टू लग गया का मतलब किससे कंप्लेन किया करती थी, यशोदा से कंप्लेन किया करती थी। और क्या कंप्लेन किया करती थी वो आगे लिखा होगा, हाउ कृष्णा स्टोल, कि कृष्ण भगवान ने किस तरीके से माखन चुराया फ्रॉम देयर हाउसेस, उनके घरों से किस तरीके से माखन को चुराया। दो, हालांकि, कृष्णा ट्रवल्ड, कृष्ण भगवान उनको बहुत परेशान किया, गोपीस यट, यानी कृष्ण भगवान ने उनको काफी ज्यादा परेशान किया। यहां लिखा हुआ ना, देखिए दो, हालांकि, कृष्णा ट्रवल्ड गोपीस, कृष्णा ने गोपीस को बहुत परेशान किया, यट, फिर भी, दे वर एन्चांटेड, फिर भी वो बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध थी, बाय हिज डिवाइन ब्यूटी, उसकी दिव्य सुंदरता से, एंड इनोसेंस, इनोसेंस को अगर हम लोग बात करें तो इनोसेंस का मतलब होता है भोलापन, मासूमियत। और डिवाइन की अगर हम लोग बात करते हैं, डिवाइन का मतलब होता है दिव्य। तो थोड़ा सा और जानते हैं इसको, फिर से पढ़ते हैं। कृष्णा ट्रवल्ड, कृष्ण भगवान ने उन गोपियों को काफी ज्यादा परेशान किया, पर फिर भी दे, अब देखिए दे एक प्रोनाउन है, दे का जो यूज किया जा रहा है वो गोपीस के लिए यूज किया जा रहा है, कि वो गोपियां फिर भी क्या थी, एन्चेंटेड, फिर भी मतलब परेशान होने के बावजूद भी वो इतनी ज्यादा मंत्रमुग्ध थी। किससे मंत्रमुग्ध थी, कृष्ण भगवान की दिव्य सुंदरता से और उनकी मासूमियत से। लॉर्ड कृष्णा कंटिन्यूड, लॉर्ड कृष्णा ने कंटिन्यू, लगातार, टू प्ले ट्रिक्स, लगातार वो कोई ना कोई ट्रिक खेलते रहते थे, यानी कि कोई ना कोई चाल खेला करते थे ऑन द गोपीस, यानी गोपीस के साथ वो कोई ना कोई चाल खेला करते थे और उन्होंने चाल खेली। बट दे लव्ड हिज मिसचीफ, पर उन गोपियों ने फिर भी चाल खेलने के बावजूद भी कृष्ण भगवान की मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, कृष्ण भगवान की शरारत को बहुत ज़्यादा प्यार किया, लाड किया। वो उनकी शरारतों को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी, बहुत ज़्यादा मतलब उनको दिल पे कोई ठेस नहीं लगती थी। यशोदा वुड ऑफन थिंक,
जो यशोदा जो माता थी कृष्ण भगवान की, वुड ऑफन थिंक, वो हमेशा यही सोचा करती थी, आई वंडर, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ, वॉट माई लिटिल बॉय इज़ अप टू नाउ, कि मेरा जो छोटा बेटा है जिसको हम कृष्ण भगवान के नाम से जानते हैं, वो बेचारा क्या कर रहा होगा, कहाँ माखन खा रहा होगा, किसको परेशान कर रहा होगा। तो जो यशोदा है वो हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में ये सोचती रहती हैं। चलिए ठीक है, आई थिंक कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Hi my dear friends, we are live now. This is Sonu. Now we are going to read a story. So let's see. चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या दिया है। ये स्टोरी है भगवान श्री कृष्ण की, जिसमें माता यशोदा बहुत ज़्यादा चिंतित हैं श्री कृष्ण को लेकर, और वो श्री कृष्ण के पिता यानी कि नंद जी से कहती हैं, और वो क्या कहती हैं चलिए आइए देखते हैं। मूव टू वृंदावन, वृंदावन के लिए चलिए। आफ्टर द रिपीटेड अटैक्स ऑफ डेमोन्स, यानी कि राक्षसों के बार बार अटैक्स के बाद, यशोदा वॉज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यशोदा वॉज वरीड, यशोदा कैसी थी, वरीड का मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित थी। किस बात को लेकर चिंतित थी, अबाउट द सेफ्टी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी कि श्री कृष्ण की सुरक्षा को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। वी मस्ट मूव अवे फ्रॉम गोकुल, और वो क्या कहती हैं, कहती हैं कि वी मस्ट मूव अवे फ्रॉम गोकुल, कि हमको गोकुल को छोड़कर दूर जाना होगा। सैड यशोदा टू नंद, यानी कि यशोदा ने कहा नंद से, वरीडली, चिंतित होकर। वाई शुड वी डू डैट, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। आस्क द चीफ ऑफ द काउहर्ड्स, यानी कि जो चरवाए थे उसके प्रमुख ने पूछा नंद से कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। तब उनको जवाब दिया गया, इफ वी लिव हियर, यदि हम यहाँ रहते हैं, देयर माइट बी मोर डेमोन्स अटैक, यहाँ पर कई हमले हो सकते हैं राक्षसों द्वारा ऑन कृष्णा, कृष्ण पर राक्षसों द्वारा काफी अटैक्स किए जा सकते हैं यदि हम यहाँ रहते हैं तो। आई एम अफेयर्ड फॉर हिम, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। सैड यशोदा, यशोदा ने कहा। तब कहा गया, अवर सन इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन, हमारा जो बेटा है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। सो वाई वरी, क्यों चिंतित हो। आस्क्ड नंद, यानी कि नंद जी ने, जो उनके पिता हैं कृष्ण भगवान के, उन्होंने उनसे कहा, वी ऑलरेडी नो दिस, हम ये सब जानते हैं, बट ही इज जस्ट अ यंग बॉय, वो अभी छोटा है, यानी कि वो अभी युवा है। रिप्लाइड यशोदा, यशोदा ने इस बात का रिप्लाई दिया। देन उसके बाद यशोदा रिकलेक्टेड, यशोदा ने बहुत सारी बातों को रिकलेक्ट करके, एंड नरेटेड, उसको नरेट किया, यानी कि बताया, हाउ लॉर्ड कृष्णास माउथ कंटेंट ऑफ एंटायर यूनिवर्स, कि कृष्ण भगवान का जो माउथ है वो पूरी तरीके से संपूर्ण ब्रह्मांड से समाया हुआ है, यानी कि उनके मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई देता है। एंड हाउ ही हैड डिफीटेड डेंजरस डेमोन्स, यानी कि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने बहुत खतरनाक राक्षसों को डिफीटेड का मतलब उनको हराया, उनको परास्त किया, उनको पराजित किया। नंद एग्रीड टू मूव टू वृंदावन,
जो नंद जी थे वो पूरी तरीके से एग्री हो गए टू मूव वृंदावन, यानी कि वृंदावन जाने के लिए, फॉर हिज सन सेफ्टी, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि पति पत्नी, अलॉन्ग विद लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण भगवान के साथ, एंड बलराम, यानी कि बलराम, श्री कृष्ण और पति पत्नी यानी कि यशोदा और नंद भगवान, ये सब लोग मिलकर मूव टू, यानी कि मूव देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया का मतलब मूव्ड टू का मतलब वो निकल गए, चल दिए, टू लश वृंदावन, लश का मतलब हरे भरे वृंदावन की तरफ, ठीक है। यशोदा वॉज कंटेंट इन द होप दैट हर सन वुड बी सेफ इन वृंदावन। यशोदा बहुत कंटेंट का मतलब यशोदा संतुष्ट थी, इन द होप ऑफ, इस आस में कि उसका जो बेटा है वो वुड बी सेफ, यानी कि वो सुरक्षित रहेगा इन वृंदावन, वृंदावन में। दो हालांकि शी न्यू, वो जानती थी, ही वॉज द डिवाइन लॉर्ड हिमसेल्फ, वो खुद ही एक दिव्य भगवान है, ये बात यशोदा जानती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी हो गई ख़त्म। यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Hi my dear friends, we are live now. This is Sonu. Now we are going to read a story. So let's start. चलिए, एक स्टोरी है, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं इस स्टोरी में लिखा क्या है। देखिए यहाँ लिखा है द डियर हु चेंज्ड द किंग, यानी कि एक हिरन जिसने चेंज कर दिया किसको, राजा को, यानी कि राजा को पूरा बदल के उसने रख दिया। देखते हैं आगे क्या लिखा है। A king used to hunt deer। देखिए यूज टू का जो यूज किया जाता है एक ऐसे काम को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में एक लंबे समय के लिए किया गया है पर इसको अब नहीं किया जाता। तो बताना चाह रहा है अ किंग यूज टू हंट, यानी कि एक जो राजा था वो यूज टू हंट, वो शिकार किया करता था। मैनी डियर, बहुत सारे जो हिरन थे, डेड यानी कि मर गए, ड्यू टू दिस यानी कि इस शिकार के कारण। वन डे, एक दिन, द डियर जो हिरन था, वन डे द डियर किंग केम टू द किंग एंड सेड, यानी कि हिरनों का जो राजा था एक दिन केम आया, टू द किंग यानी कि राजा के पास या राजा के दरबार में आया, एंड सेड और उसने कहा, सर मैनी ऑफ माई डियर्स, यानी कि मेरे बहुत सारे जो हिरन हैं, आर डाइंग, वो मर रहे हैं, एवरी डे, यानी कि दिन प्रतिदिन मेरे बहुत सारे हिरन मर रहे हैं। टू स्टॉप दिस, इस चीज को रोकने के लिए, वी विल सेंड यू वन डियर एवरी डे, यानी कि हम आपको एक हिरन हर दिन भेजेंगे, पर आपको ये रोकना पड़ेगा। इस चीज को रोकने के लिए हम आपको एक हिरन हर दिन प्रतिदिन भेजेंगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा जो हिरन का जो राजा था। और किससे कहा? उस जगह के राजा से। द किंग एग्रीड, जो राजा था वो एग्री हो गया। ही वॉज ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इम्प्रेस हुआ, वाई द डियर किंग, यानी कि हिरनों के राजा से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। एंड सेड, और उसने कहा, क्या कहा देखते हैं, यू विल नेवर बी हंटेड, यानी कि आपका अब शिकार नहीं किया जाएगा। देखिए ये जो सेंटेंस है वो एक पैसिव सेंटेंस है। पैसिव की पहचान क्या होती है? विल के बाद वो बी लगाएगा, बी के बाद वो थर्ड फॉर्म का यूज करेगा। ये एक पैसिव सेंटेंस है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एवरी डे,
यानी कि हर दिन, वन डियर प्रेजेंटेड, यानी कि हर दिन एक हिरन को प्रस्तुत किया जाता था, इटसेल्फ, यानी कि वो खुद ही वहाँ पर पेश हो जाया करता था, टू द किंग, उस राजा के लिए। वन डे, एक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ डियर हु हैड अ यंग बेबी, यानी एक दिन एक हिरनी का समय आया या उसकी बारी आई, यानी कि एक दिन एक हिरनी की बारी आई, हु हैड अ यंग बेबी, उसका पास एक बेटा, उसका जो बच्चा था वो बहुत छोटा था। शी वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गई। अब ये जो राजा बता रही है वो राजा है जो कि हिरन का राजा है। एंड सैड, और उसने उससे कहा, क्या कहा? ओ किंग, ओ मेरे राजा, आई वॉन्ट माई बेबी टू ग्रो, मैं अपने बेबी को बड़ा करना चाहती हूँ। देन आई विल गो टू द किंग, उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। द डियर किंग, यानी कि जो हिरनों का जो राजा था, सैड, उसने कहा, डोंट वरी, चिंता ना करें, आई विल गो इन योर प्लेस, यानी कि मैं जाऊंगा आपके स्थान पर। इस बात को कहने के बाद लगता है कि जो डियर किंग है वो बहुत ज़्यादा दयालु हार्ट वाला है, काइंड हार्टेड है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग वॉज सरप्राइज्ड, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, टू सी द हर्ट किंग, यानी कि उस झुंड के राजा को देखकर वो जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। द डियर किंग टोल्ड हिम एवरीथिंग, यानी कि झुंड के राजा ने, यानी या फिर हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि जो डियर का जो राजा था वो खुद भी एक डियर था, उसने सब कुछ बता दिया उस राजा को। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ, है ना, यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। विद द डियर किंग्स सेक्रीफाइस, यानी कि उस डियर किंग के सेक्रीफाइस से, यानी कि उसके बलिदान से, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, और यहाँ पर जो हर्ड वर्ड है इसका मतलब होता है झुंड, ठीक है। तो जो राजा था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। किस चीज़ से प्रभावित हुआ? कि डियर किंग के बलिदान से वो जो राजा था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। ही सैड, उसने कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, नॉट टू हंट डियर एनीमोर, कि अब किसी भी डियर का शिकार नहीं किया जाएगा, इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है और आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।